नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अली लारिजानी की हत्या के बाद अब ईरान कहां खड़ा है? लारिजानी खामेनेई के बाद ईरान के दूसरे बड़े लीडर बताए जा रहे थे। उनके बारे में कहा जाता है अगर बातचीत होती तो उनका रोल काफी बड़ा हो सकता था। व्यक्तिगत रूप से लारिजानी क्या थे? ईरान की लीडरशिप और उसकी डिप्लोमेसी को शक्ल देने में उनका क्या रोल था और क्या रोल हो सकता था? हम इन सब पर इस वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन हमारा सवाल यही है, 28 फरवरी को सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के बाद 17 मार्च को लारिजानी की हत्या कर इस्राइल ने इतना तो साबित कर दिया कि ईरान के भीतर उसका नेटवर्क काफी गहरा है। ईरान के दो बड़े लीडर को टारगेट करना इस्राइल की बड़ी कामयाबी है। 28 फरवरी के बाद से ईरान के भीतर जासूसी के आरोप में 300 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एक व्यक्ति को फांसी दी गई है। ईरान कब तक एक ही जवाब देता रहेगा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लीडरशिप की कुर्सी पर कौन बैठा है? या एक जवाब हो सकता है, मगर बार बार यही जवाब नहीं हो सकता। ईरान कब तक यही कहेगा कि उसके लीडरशिप की तरफ आप मत देखिए, एक जाएगा दूसरा आएगा, सब कुछ पहले की तरह चलता रहेगा। ईरान ने पिछले साल जून से लेकर 18 मार्च तक बेशक साबित भी किया है, हो सकता है उसकी यह मजबूती हो कि उसके पास बहुत से लीडर हैं, लेकिन अब उसकी कमजोरी दिख रही है कि वह अपने तजुर्बेकार लीडर को नहीं बचा पा रहा। कब तक ईरान एक की जगह दूसरे को बिठाकर लीडरशिप पर अटैक को इग्नोर करता रहेगा? उसकी इस दलील पर दुनिया ने ठीक ठाक समय तक यकीन भी किया और देखा भी गया कि ईरान ने खाड़ी के देशों में कहर ढा दिया, होर्मुज से लेकर अमेरिका को अलग थलग कर दिया। लेकिन क्या हर बार यही सोचकर बेफिक्र हुआ जा सकता है कि लीडर के आने जाने से ईरान को फर्क नहीं पड़ता? क्या मान लिया जाए कि ईरान ऑटो पायलट पर चलने वाला देश है, उसे किसी माहिर और तजुर्बेकार लीडर की जरूरत नहीं? या उसके सारे नेता खामेनेई या लारिजानी या सुलेमानी के दर्जे के बराबर के हैं? मुमकिन नहीं लगता। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई, नेशनल डिफेंस काउंसिल के प्रमुख अली शमखानी, सेना के प्रमुख सैयद अब्दुल रहीम मौसावी, रक्षा मंत्री अजीज नासिरजादेह, मोहम्मद पाकपुर और अब लारिजानी। उनके साथ साथ इस्राइल ने IRGC की ग्राउंड यूनिट बासिज के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की भी हत्या कर दी। ट्रंप ने 28 फरवरी के बाद कहा था। अब 18 मार्च को इस्राइल ने दावा किया कि ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खातिब की हत्या कर दी गई है। ईरान की तरफ से कोई पुष्टि नहीं आई। अगर यह खबर सच है तो 2 दिनों के भीतर यह ईरान के तीसरे बड़े अधिकारी की हत्या होगी। ईरान में जो लोग सरकार चला रहे हैं उन्हें हटाने के लिए यह हमला किया गया। इस एक मोर्चे पर देखें तो इस्राइल और अमेरिका जीतते नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक ईरान के तजुर्बेकार लीडरान को खत्म किया जा रहा है। नए सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा हुसैनी खामेनेई भी पब्लिक के सामने नहीं आ सके हैं। उन्होंने अपने एकमात्र लिखित संदेश में कहा है, शहादत का बदला लिया जाएगा। क्या ईरान अपनी लीडरशिप की शहादत का बदला ले पा रहा है? अभी तक इस मामले में उसे कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। ईरान इस्राइल की लीडरशिप तक नहीं पहुंच सका है और इसके लिए इस्राइल की दाद देनी होगी कि 28 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक उसने अपनी लीडरशिप को नुकसान नहीं होने दिया। ईरान खामेनेई से लेकर लारिजानी तक का बदला अभी नहीं ले पाया है। अली खामेनेई के लिए मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी भी कम अजीज नहीं थे। 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद खामेनेई उन्हें अपने बाद ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ देख रहे थे। पिछले साल जून में इस्राइल ने बाघेरी को मार दिया। IRGC के एरोस्पेस फोर्सेस के कमांडर आमिर अली हाजीजादेह को मार दिया। खातम अल अनबिया के कमांडर अली शादमानी को मार दिया। जून के हमले में इस्राइल ने 20 से अधिक जनरल, ब्रिगेडियर स्तर के सैनिक अधिकारियों को मारने का दावा किया था। IRGC के टॉप कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी को भी मार दिया। ईरान के टॉप कमांडरों को ईरान के भीतर मार देना बताता है कि ईरान जिस जमीन पर खड़ा है उसके नीचे इस्राइल के जासूसों ने कई बिल बना लिए हैं और घात लगाकर बैठे हैं। ईरान की कमजोरी को भी ठीक से समझना चाहिए।
जून 2025 में उसके टॉप सैनिक कमांडर की हत्या कर दी जाती है। उस वक्त इसराइल ने ईरान के 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या कर दी थी। ये सारी हत्याएं बिना ईरान के भीतर किसी की मदद के नहीं हो सकती थी। ईरान को पता तो चला ही होगा और उसे 1 साल का वक्त भी मिला। ईरान में जब भयंकर प्रदर्शन हुए तब ईरान ने आरोप लगाया कि इसराइल और अमेरिका इसके पीछे हैं। इसका जवाब तो ईरान को देना है कि उसके भीतर अमेरिका और इसराइल के जासूस कैसे आ गए कि वे उसके टॉप मिलिट्री कमांडर को भी मार देते हैं, टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार देते हैं और ईरान की सड़कों पर विद्रोह भी करा देते हैं। इसलिए हमने कहा अब इस सवाल को फिर से सामने रखने की जरूरत है कि क्या ईरान भीतर से सुरक्षित है। नेतन्याहू के घायल होने का दावा ईरान की तरफ से किया गया, लेकिन वह गलत निकला। 17 मार्च को इसराइल ने जब लारिजानी के मारे जाने की घोषणा की तब किसी को यकीन नहीं हुआ। कई घंटों तक पश्चिमी मीडिया इसराइल के हवाले से ही खबर चलाता रहा कि इसराइल का कहना है कि लारिजानी की हत्या हो गई है। कुछ घंटों के बाद लारिजानी के ट्विटर हैंडल से ही लिखा गया, खुदा का बंदा खुदा से मिल गया है। फिर उसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अराकची ने भी मान लिया कि लारिजानी शहीद हो गए हैं। उधर इसराइल लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। उसके रक्षा मंत्री ने जानकारी दी, विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाद में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने रक्षा प्रमुख और मोसाद के प्रमुख के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लारिजानी की हत्या की जानकारी दी। नेतन्याहू जिस ईरान पर बमबारी कर रहे हैं उसे नौरोज की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। In the past 24 hours, we knocked out 2 of the terrorist chieftains, the top terrorist chieftains of this tyranny. Our aircraft are hitting the terror operatives on the ground, in the crossroads, in the city squares. This is meant to enable the brave people of Iran to celebrate the Festival of Fire. So, celebrate and Happy Nowruz. We're watching from above. उधर ईरान के विदेश मंत्री अराकची टीवी पर इंटरव्यू दे रहे हैं। अल जजीरा से उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि अभी तक अमेरिकियों और इसराइलियों को यह बात क्यों नहीं समझ आई कि ईरान का राजनीतिक ढांचा बेहद मजबूत है। किसी एक व्यक्ति का होना या ना होना उस ढांचे को प्रभावित नहीं करता। लोग अपने आप में प्रभावशाली होते हैं और हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाता है, कोई बेहतर तरीके से या कोई कमजोर तरीके से। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि लारिजानी जैसे अनुभवी व्यक्ति की कमी कौन पूरी करेगा। लारिजानी की पढ़ाई लिखाई लीडरशिप को लेकर काफी दिलचस्पी है। उनकी शहादत के 4 दिन पहले इसराइल के अखबार हारेत्स में आधे पन्ने की प्रोफाइल छपी जिसमें लारिजानी को ब्रिलियंट स्कॉलर और रूथलेस लीडर बताया गया। अखबार इसराइल का है तो आप इस सवाल पर सोच सकते हैं कि क्या टारगेट पहले ही तय किया जा चुका था। गिदोन लेव ने हारेत्स में लिखा है कि उन्होंने लारिजानी की प्रोफाइल लिखने में कई दिन लगा दिए। लारिजानी के विचारों को पढ़ते हुए एक शानदार थिंकर से मुलाकात हुई जिसकी सोच, जिसकी फिलॉसफी और वह जो काम करता है दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आया। यह कोई छोटी बात नहीं, लेकिन उसी लेख में यह भी दिखता है कि एक ऐसा आदमी जो मॉडर्निटी, आधुनिकता की बातें करता है, लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी की बातें करता है, वही आदमी अपने आप को कट्टर भी कहता है और धार्मिक नेतृत्व की वकालत करता है। यह लेख छपा है इसराइल के अखबार में, तो जाहिर है धार्मिक कट्टरवाद की पहचान को उभारा जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, खुद नेतन्याहू भी ईरान के खिलाफ इसराइल के हमले को धार्मिक प्रोजेक्ट से जोड़ते हैं। ईरान और इसराइल के बीच की लड़ाई में धर्म का बहुत बड़ा रोल है और कोई भी ईरान की साइड लेगा धर्म के चश्मे से देखा जाएगा। देखने में कोई रोक नहीं, बस इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। हारिस अखबार ने लिखा है कि सरकार में रहते हुए भी लारिजानी ने कभी फिलॉसफी का दामन नहीं छोड़ा। 18वीं सदी के जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट पर उन्होंने गहरा अध्ययन किया था। कांट ने ही कहा था कि हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वह है, सभी अपने अपने चश्मे से दुनिया को देखते हैं। कांट का कहना था कि जैसा आप अपने लिए चाहते हैं वैसा ही दुनिया से उम्मीद रखिए। कांट ने सवाल करना सिखाया और हर दावे पर सोचना। देखा जाए तो कांट जिस धर्मनिरपेक्ष और गैर कट्टर फिलॉसफी के बारे में लिख रहे थे वो ईरान की राजनीति से मेल नहीं खाती थी।
पश्चिम के देशों में कांट की फिलॉसफी का असर विज्ञान से लेकर गणित पर पड़ा। लारिजानी ने यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान से कांट पर पीएचडी की। कांट पर 3 किताबें लिखी। पॉलिटिकल फिलॉसफी और गवर्नेंस पर भी उनकी किताबें हैं। फारसी के जर्नल्स में कई लेख भी छपे हैं। तेहरान यूनिवर्सिटी में लंबे अरसे तक लारिजानी ने पढ़ाया। गणित और विज्ञान पर इमैनुअल कांट के एक्सपर्ट माने जाते हैं। इमैनुअल कांट में लारिजानी की रुचि बताती है कि वे ईरान में रहते हुए भी पश्चिम के दर्शन, उसकी सभ्यता और उसके समाज को समझने में जुटे रहे। ईरान की लीडरशिप की पढ़ाई लिखाई पश्चिम को हैरत में डालती है। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष बनने से पहले लारिजानी ईरान की संसद के स्पीकर थे, आईआरजीसी में सीनियर ऑफिसर रहे, संस्कृति मंत्री रहे, हेड ऑफ प्रोपेगेंडा भी रहे, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी रहे। यह सब बताने का मकसद यह है कि ईरान की लीडरशिप में वे कितने तजुर्बेकार थे। ऐसे व्यक्ति की हत्या इस्राइल के लिए बड़ी जीत हो सकती है। लारिजानी की खास बात यह थी कि उन्होंने ईरान के पावर स्ट्रक्चर में ऊपर से लेकर नीचे तक अपने संबंध कायम कर लिए। सेना से लेकर मजहबी नेताओं, सांसदों, सब तक उनकी पहुंच थी। कट्टर और नरमदिल राजनेताओं, अधिकारियों के बीच बातचीत के रास्ते खोल सकते थे। रूस और चीन से ईरान के लेन देन में उनका रोल काफी बड़ा रहा। अमेरिका से परमाणु बातचीत में भी लारिजानी की भूमिका मानी गई। ओमान और कतर से बातचीत में भी। लारिजानी की प्रोफाइल पढ़कर और अलग अलग देशों से बातचीत में उनके रोल से यह समझ में आया कि ईरान की लीडरशिप भेड़ों की झुंड नहीं है कि सब एक ही भाषा बोल रहे हैं। उसकी लीडरशिप की जमात में अलग सोचने वाले, अलग तरीके से काम करने वालों को भी कबूल किया जाता है। वरना ईरान के ढांचे में लारिजानी की प्रोफाइल इतनी अलग नहीं लगती। एक तरह से लारिजानी का ब्यौरा ईरान की लीडरशिप को लेकर पश्चिमी मीडिया की बनाई धारणा को भी, परसेप्शन को भी तोड़ता है, प्रोपेगेंडा को कैंसिल करता है। प्रोफेसर वली नासर ईरान के एक्सपर्ट हैं, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। इनका कहना है लारिजानी की जगह जो भी आएगा वो आईआरजीसी से होगा। जैसे जैसे इस्राइल और अमेरिका ईरान की लीडरशिप की हत्या कर रहे हैं, उनकी जगह आईआरजीसी से कोई आ जाएगा। आईआरजीसी का आया लीडर ज्यादा कट्टर माना जाता है। प्रोफेसर वली नासर के अनुसार यह ईरान और पूरे इलाके के लिए अच्छा नहीं। लारिजानी के बारे में प्रोफेसर वली नासर की बात फिर से इस प्रोपेगेंडा को कैंसिल करती है कि ईरान की लीडरशिप भेड़ों का झुंड है। मतलब सब एक आवाज और एक विचार वाले नहीं हैं। इस्राइल के अखबार हारेत्स ने लिखा है कि कैसे लारिजानी अपनी नई किताब विजडम एंड डिस्क्रिशन इन गवर्नेंस में अपनी ही सरकार के ढांचे की आलोचना की है और बताया है कैसे बदला जाना चाहिए। इस किताब में लारिजानी ने इस बात पर जोर दिया कि प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और सियासी फैसले कैसे लॉजिकल आधार पर लिए जाने चाहिए। सरकार के स्ट्रक्चर में जो समस्या है उसे दूर करने के लिए एक काउंसिल बनाई जाए। इसका मतलब है ईरान को जिस तरह दिखाया जाता है वहां की सरकार की आलोचना संभव नहीं है। यह बात सच नहीं लगती। अगर बात सच होती तो लारिजानी सरकार के ढांचे की आलोचना नहीं करते, किताब नहीं लिखते। प्रोफेसर वली नासर ने एक स्कॉलर का ट्वीट रीट्वीट किया है जिसने दावा किया है कि हिजाब हटाने को लेकर लारिजानी ने अली खामेनेई को राजी किया। ईरान में हिजाब को अनिवार्य करने के खिलाफ महिलाओं ने जबरदस्त आंदोलन चलाए। कहा जाता है कि इस समय पहले की तरह हिजाब को लेकर सख्ती उन्हीं की वजह से नहीं है। टोक्यो में ईरान के दूतावास ने लारिजानी के लिए जो शोक संदेश लिखा है हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं। उससे आपको समझने का मौका मिलेगा कि ईरान लारिजानी को किस तरह देखता है। दूतावास ने लिखा है कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव डॉक्टर अली लारिजानी गहरी आस्था रखने वाले, बेहद विवेकशील और एक सम्मानित राजनेता थे। अमेरिका और इस्राइल के क्रूर आतंकी हमले ने उन्हें और उनके बेटे को शहीद कर दिया। ये अपराधी हमारी सभ्यता की उस गरिमा को समझ ही नहीं सकते जो हमारे देश को परिभाषित करती है, डिफाइन करती है। हर नेता या नागरिक जो आपके आतंक की मशीन के सामने मारा जाता है, उसके बदले और भी बड़े नेता खड़े होंगे और लोग सामने आएंगे। इन अपराधियों के खिलाफ ईरान की जनता ने सम्मान और प्रतिरोध, रेजिस्टेंस का जो रास्ता चुना है उसमें कोई भी रुकावट पैदा नहीं कर सकता। ईरान सतर्क है
अपने इरादे पर कायम है और झुकने के लिए कतई तैयार नहीं। लारिजानी को पश्चिमी मीडिया में भी काफी अहमियत दी जा रही है। उन्हें इस तरह से क्यों देखा जा रहा है जैसे वो ईरान में एक्सेप्शन हो, अपवाद हो। पश्चिमी मीडिया के कई लेखों में लारिजानी की हत्या को लेकर अफसोस जताया जा रहा है कि अगर ईरान से बातचीत की नौबत आई तो वे अच्छे नेगोशिएटर हो सकते थे। सीएनएन ने सूत्र के हवाले से लिखा कि पिछले साल सितंबर तक अली लारिजानी अमेरिका और इस्राइल के लिए पसंदीदा व्यक्ति थे। जब से लारिजानी ने ईरान के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की और अमेरिका और इस्राइल के खिलाफ बयान देना शुरू किया, तब से इस्राइल के निशाने पर आ गए। इस दलील में बहुत दम नहीं कि प्रदर्शन करने वालों को कुचलने और अमेरिका के खिलाफ बयान देने से इस्राइल के निशाने पर आ गए। क्या इसके पहले लारिजानी अमेरिका और इस्राइल के समर्थक थे? दोनों को लेकर चुप रहा करते थे? इस सवाल के सहारे देखेंगे तो सीएनएन का यह विश्लेषण कमजोर नजर आएगा। लेकिन लारिजानी को लेकर यही चर्चा है कि अमेरिका ने एक बहुत अच्छा नेगोशिएटर खो दिया, लेकिन अमेरिका और इस्राइल को कोई अफसोस तो दिखा नहीं। खामेनेई की हत्या के बाद ईरान की यह लाइन है कि अब बातचीत नहीं होगी, सीज फायर नहीं करेंगे। यह जरूर है कि पिछले साल न्यूक्लियर डील को लेकर जो बातचीत हो रही थी उसमें लारिजानी शामिल थे, लेकिन अब हालात काफी बदल चुके हैं। हमले के बाद ओमान के विदेश मंत्री का बयान याद कीजिए। ईरान के साथ बातचीत ट्रैक पर थी, इसके बाद भी हमला हुआ। अब ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पॉवेल ने भी कंफर्म किया है कि ईरान के साथ डील होने वाली थी कि हमला हो गया। 2 मार्च को फिर से बातचीत होनी थी, लेकिन 28 फरवरी को अटैक किया गया। ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी इस बातचीत के अंतिम दौर में शामिल रहे, इसीलिए उनकी बात की अहमियत है। उनका कहना है कि तेहरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इतना बड़ा ऑफर किया जिसके कारण हमला टल सकता था। इस बातचीत को लेकर गार्डियन अखबार ने लिखा है कि ईरान का ऑफर हैरान करने वाला था और यही वजह बताई जाती है कि ब्रिटेन अमेरिका के साथ ईरान के खिलाफ शामिल नहीं हो रहा है। फिर भी हमला किया गया, इसलिए ट्रंप जवाब नहीं दे पा रहे कि ईरान पर हमला क्यों किया। ईरान से अमेरिका को क्या खतरा था, यह सवाल बार बार पूछा जा रहा है, मगर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। खामेनेई की शहादत के बाद भी ईरान ने नहीं कहा कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू करने जा रहा है। ईरान लारिजानी की शहादत के बाद भी नहीं कह रहा। अमेरिका के ही सीबीएस न्यूज से अब्बास अराकची ने कहा कि ईरान की परमाणु सामग्री मलबे के नीचे दबी हुई है, हो सकता है भविष्य में उसे निकाले भी, लेकिन जब भी ऐसा होगा यह आईएईए जैसी संस्थाओं की निगरानी में होगा, मगर इस समय ऐसा करने का कोई इरादा नहीं। इन दोनों की चर्चा होती है क्योंकि यही दोनों ट्रंप की तरफ से ईरान से बातचीत कर रहे थे। इनमें से कोई एक्सपर्ट नहीं। एक है जारेड कुशनर, ट्रंप के दामाद हैं, और दूसरे पश्चिम एशिया में उनके दूत स्टीव विटकॉफ। इन दोनों पर आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने इस्राइल के इशारे पर काम किया और डील से पलट गए। अमेरिका ने उसके बाद हमला कर दिया। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का पूरा रिकॉर्ड बताता है कि जब भी बातचीत किसी मोड़ पर पहुंचती है, खबर आ जाती है बातचीत का प्रोग्रेस हो रहा है, तभी हमला हो जाता है, बातचीत में शामिल लोग मार दिए जाते हैं। इसीलिए अब यही समझ बन गई है कि इस्राइल नहीं चाहता कि बातचीत हो। अब धीरे धीरे लगने भी लगा है कि अमेरिका भी यही चाहता है। उनका टारगेट ईरान है और वे किसी तरह से ईरान को बर्बाद करना चाहते हैं, उस पर कब्जा करना चाहते हैं। इस सिलसिले में जोसेफ केंट के इस्तीफे पर भी नजर डालिए तो आपको और साफ साफ दिखाई देगा। जोसेफ केंट अमेरिका के राष्ट्रीय काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर थे। इनका काम था आतंकवाद के मसले पर ट्रंप प्रशासन को सलाह देना, बताना कि किस तरह से कदम उठाए जाने चाहिए। अमेरिका और इस्राइल ईरान पर आतंकवाद फैलाने के आरोप लगाते रहते हैं। जाहिर है इस मामले पर भी केंट की नजर रही होगी। जिस दिन लारिजानी के मारे जाने की खबर आई, उसी दिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अपने रेजिग्नेशन लेटर में साफ साफ लिखा कि मैं साफ मन से इस युद्ध को सपोर्ट नहीं कर सकता हूं। जोसेफ केंट ने लिखा है कि अमेरिका में इस्राइल की लॉबी के दबाव के चलते अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। ईरान अमेरिका के लिए इस समय किसी प्रकार का खतरा नहीं था। केंट ने इस लेटर में लिखा है कि इस्राइल के सीनियर अफसरों और अमेरिका के कुछ प्रमुख पत्रकारों ने गलत जानकारियां प्लांट की, जिसकी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप
सबसे पहले अमेरिका के अपने नारे से ही पीछे हट गए और दूसरे देश पर हमला करने निकल पड़े। इस्राइल समर्थकों ने ट्रंप को गलत ढंग से यकीन दिलाया कि ईरान अमेरिका के लिए खतरा है, जबकि यह सरासर झूठ था। उन्होंने ट्रंप से अपील की है कि युद्ध से वापस मुड़ जाइए। जाहिर है अमेरिका इस बात से राजी नहीं होगा, लेकिन यह कितनी बड़ी बात है कि जब अमेरिका युद्ध में है, उस देश की एक संस्था का डायरेक्टर पद से इस्तीफा देता है, ट्रंप पर आरोप लगाता है। जिस देश ने दुनिया भर में नैतिकता के पैमाने को कुचल दिया हो, उसी देश में कोई व्यक्ति इतना बड़ा मोरल स्टैंड ले लेता है। केंट का पत्र इस हमले के पीछे अमेरिका और इस्राइल के नेक्सस की पोल खोल देता है। केंट अमेरिका की तरफ से 11 बार जंग के मैदान में जा चुके हैं, कॉम्बैट के माहिर माने जाते हैं और उनकी पत्नी भी सीरिया में आत्मघाती हमले में मारी गई थी, अमेरिका की नेवी में तैनात थी। केंट ने लिखा है कि मैं अमेरिका की अगली पीढ़ी को एक ऐसे युद्ध में भेजने का समर्थन नहीं कर सकता हूं जिसमें उनकी मौत होगी और अमेरिका को कोई फायदा नहीं होने वाला। क्या इस बात का मतलब है कि अमेरिका ईरान में अपने सैनिकों को भेजने की तैयारी कर रहा है? जब ट्रंप से केंट के इस्तीफे के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा केंट एक नाइस गाय थे, लेकिन सुरक्षा के मामले में थोड़े कमजोर। मैं उन्हें ज्यादा नहीं जानता था। उनका पत्र पढ़कर मुझे एहसास हो रहा है, अच्छा हुआ चले गए। कमाल है, खुद जिस आदमी को नियुक्त किया उसके बारे में ट्रंप कह रहे हैं मैं उन्हें नहीं जानता था। डेमोक्रेट पार्टी के नेता बर्नी सैंडर्स ने लिखा है कि ज्यादातर बातों पर मैं केंट से सहमत नहीं होता, लेकिन उनकी यह बात सही है कि यह युद्ध इसराइल और उसकी लॉबी के दबाव में शुरू किया गया। इस जंग में लारिजानी को मारकर इसराइल भले विजेता की तरह झूम रहा हो, लेकिन इसी हमले के बीच जोसेफ केंट जैसी शख्सियत भी है जो इसराइल और अमेरिका के झूठ को सामने लाती है। ताकत के दम पर हर अच्छी बातों को आप कुचल सकते हैं, लेकिन जब उठने की बारी आएगी तो उन्हीं अच्छी बातों के सहारे खुद को खड़ा करना पड़ता है। लारिजानी जैसी शख्सियत को मारकर अमेरिका यही चाहता है, ईरान में एनार्की आ जाए, अराजक की स्थिति पैदा हो जाए, वहां कोई बातचीत करने वाला ना बचे, बस एक मैदान बच जाए जिस पर इसराइल के टैंक दौड़ते नजर आए। नेतन्याहू इसराइल को रीजनल और ग्लोबल सुपर पावर बनाना चाहते हैं। जिस तरह से कई देशों ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, उसी तरह से एक दिन के लिए भी अमेरिका इसराइल का साथ छोड़ दे तो उसकी ताकत का अंदाजा आपको मिल जाएगा। दूसरों के दम पर जंग लड़ने वाले खुद को बादशाह बता रहे हैं। आज 18 मार्च है। 2-4 दिन में युद्ध खत्म होने की बात अब बहुत पीछे छूट चुकी है। इस जंग में ईरान की बढ़त की बात सबने की, मानी भी, उसके हथियारों और स्ट्रेटजी की तारीफ भी की, लेकिन सवाल है कि ईरान कब तक इस जंग में टिका रहेगा, अपने लीडर को खोता रहेगा। अगर उसने अगले सप्ताह भी इस जंग को थामे रखा तो दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। बम ईरान पर गिरेगा और गैस का भारी भरकम सिलेंडर कोई भारतीय अपने सर पर लाद रहा होगा लाइन में लगने के लिए। अभी खाद की भी कमी होने वाली है। इस युद्ध का विरोध किया कीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो अपने ड्राइंग रूम में दिन में 4 बार सिलेंडर सर पर रखकर घूमा कीजिए। कम से कम युद्ध को सपोर्ट करते हुए आप खुद को घर के आईने में देख पाएंगे। युद्ध इंसानों को लाशों में बदल देता है और समर्थन करने वालों को जोकर बना देता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।